वेलकम टू डॉक्टर आकाश क्लासेस। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस को एक बार नज़र मारते हैं, क्योंकि ये सिलेबस तो हमारे पास बोर्ड ने दिया है, मगर हमारे पास एनसीईआरटी बुक में वो सारी बातें एक साथ नहीं है। तो समझिए हमें करना क्या है क्लास 12th के सिलेबस के लिए। पहले तो ये समझिए अप्लाइड मैथमेटिक्स है क्या। अप्लाइड का मतलब है स्टडी दैट इज फॉर प्रैक्टिकल यूज, राइट। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स डील विद मैथमेटिक्स widely used in the fields of business, economics, commerce, social sciences, psychology, education, biology and census data। इन सब में जो यूज होता है, जो अप्लाई होता है प्रैक्टिकली, जो फायदेमंद मैथमेटिक्स है, उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। इट रीइंफोर्सेस द लॉजिकल रीजनिंग स्किल, database organizing, representing, interpreting, analyzing in various real life areas। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स होने वाला आने वाले समय में, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइन में जाएं, चाहे आप एक्चुरीज की लाइन में जाएं, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स की लाइन में जाएं, सब तरफ ये वर्क करेगा। ओवरऑल अगर ये देखें क्लास 12 का सिलेबस, तो ये टोटल आपके 80 मार्क्स हैं, जिसमें इस तरह से ये मार्क्स डिवाइडेड हैं। मैं इनकी डिटेल अभी आपको बताता हूँ। चलिए करते हैं डिटेल में। सबसे पहला यूनिट जो है वो 11 मार्क्स का है, जिसमें नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आएंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले टॉपिक है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलो अर्थमेटिक मींस अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है उसको मॉड्यूलो कहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को, रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसी में ही आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन जो मॉड्यूलो ऑपरेशंस के होंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर वो टॉपिक है जिसमें आपको एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, उनके प्राइसेस डिफरेंट है। अब उसको कैसे गणना करेंगे, उसकी कैलकुलेशन, ये इस पार्ट में आएगा। बड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है। बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन आपने पहले पढ़े होंगे 10th में, आप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वो भी आपके कोर्स में है। अच्छा, पाइप्स और सिस्टर्न्स के कितना पानी कितने समय में भरा जाएगा, या 2 पाइप चले और किस तरह से चलेगा, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, राइट। फिर रेसेस और गेम से रिलेटेड बड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और उसके बाद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज मैंने जिसमें आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल नहीं होते, उस तरह के क्वेश्चंस। एक तो ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट जो है वो आपका है अलजेब्रा, राइट। क्लास मेरे ख्याल से 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5th से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा, मगर अब हायर अलजेब्रा है जो 10 मार्क्स का आपके सिलेबस में है। इसमें आपके पास सबसे पहले आएंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसमें आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होंगे, और इक्वालिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चंस होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में बहुत आता है और बड़ा आसान है, मजेदार है। उसके बाद है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मतलब अलजेब्रा मैंने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिटर्मिनेंट्स, राइट। इसमें भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद आपको सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल और इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रैमर्स रूल से ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आ सकते हैं, ये करने बड़े इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा अलजेब्रा। अब नेक्स्ट यूनिट 3 है 15 मार्क्स का, ये है कैलकुलस। ये आपके लिए क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हो ही चुका है, मगर इस बार आपके पास डिफरेंशिएशन है और उसके एप्लीकेशन है। अब डिफरेंशिएशन में भी आपके पास सबसे पहले जो सिलेबस में है वो है पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, और उनको सॉल्व करके डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वैसे ही इम्प्लीसाइट फंक्शंस भी आपके सिलेबस में है, और ये 2 ऑर्डर्स तक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और वॉल्यूम, डायमेंशन विद टाइम और डायमेंशन के हिसाब से करना पड़ेगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। ये ना यही एक्चुअल आपकी मैथमेटिक्स का यूजेज है। जो लोग सवाल पूछते हैं कि मैथमेटिक्स का फ़ायदा क्या है, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में बताया जाएगा।
gradient or slope of tangent and normal to curve, equation of the tangent और normal to curve, ये आपके सिलेबस में है. अब है marginal cost और marginal revenue using derivatives, ये आ गया आपका commercial mathematics, right? उसके बाद increasing decreasing functions in the given interval, ये आपके कोर्स में है. और फिर last but not least मैक्सिमा मिनिमा भी आपके डिफरेंशियल पार्ट में है, राइट? चलिए, अभी आपका कैलकुलस खत्म नहीं हुआ. कैलकुलस पार्ट 2 जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और उसके एप्लीकेशन से. डिफरेंशियल अलग है, इंटीग्रेशन उसका उल्टा है. डिफरेंशियल मैंने किसी को कैसे डिफरेंशिएट किया, अलग अलग किया जाए. इंटीग्रेशन मैंने कैसे सबको इकट्ठा लिया जाए. इसमें आपके सिलेबस में है इंडेफिनिट इंटरवल्स एज फैमिली ऑफ कर्व्स, फिर सिंपल इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स. पर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वो कोर में है. आपके लिए अप्लाइड पार्ट ही रखा गया है. तो डेफिनेट इंटरवल्स एज एरिया अंडर द कर्व, ये भी आपके सिलेबस में है. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका अप्लाई कहाँ करते हैं भाई. Problems based on finding total cost when marginal cost given, total revenue when marginal revenue is given, और equilibrium price and equilibrium quantity, ये आप सब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पार्ट में पढ़ेंगे. मगर अभी भी कैलकुलस खत्म नहीं हुआ. अब इसमें आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस और मॉडलिंग, ठीक है. अब इसमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, इसमें आपके पास ऑर्डर, डिग्री और एग्जाम्पल्स होंगे. होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस. फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग और सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे फॉर्म किया जाए और कैसे उसको सॉल्व किया जाए बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कैसे हटाएं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को. सॉल्विंग बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन ओनली, यही आपके सिलेबस में है. अब एप्लीकेशंस, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ग्रोथ एंड डिके मॉडल इन बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एटसेट्रा. बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब आपके पास आते हैं यूनिट नंबर 4 पर जो 10 मार्क्स का है. इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. प्रोबेबिलिटी आपने 11th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था. देखो जी, अब और हायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है. इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, पहला. उसके बाद हमारे पास आएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, राइट, फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल. फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आप कहेंगे ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कहीं कुछ. कोई बात नहीं, हम प्रोबेबिलिटी में भी इसको देखेंगे कैसे यूज होता है. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसमें बर्नौली ट्रायल्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, एसजी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. फिर उसके बाद होगा आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब कंडीशंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इवेल्युएट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सिलेबस में होगा. फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इवेल्युएट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड एरिया रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये सब इसमें आपके पार्ट होंगे. उसके बाद यूनिट नंबर 5 होगा, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. मतलब आप स्टैटिस्टिक्स को कैसे उससे निकालेंगे, डिटेल्स कैसे अप्लाई करेंगे. सबसे पहला पार्ट होगा उसको पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में. मींस पॉपुलेशन डाटा फ्रॉम सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे एटसेट्रा आपके पास होगा, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे. इसमें रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स की बात होगी, अनबायस और बायस सैंपलिंग की बात होगी, रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये सभी आपके कोर्स में है. मगर सैंपल साइज लेस देन 100 होगा. उसके बाद पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, इसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपके सिलेबस में ओनली. और लिमिटेशंस ऑफ जनरलाइजिंग रिजल्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सिमुलेशन और ग्राफ्स. अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है टी टेस्ट. 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट इसमें होंगे. इसमें हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें ये आपके ओनली डायरेक्शनल होंगे.
framing null alternate hypothesis, testing null hypothesis to make statistical inferences। छोटे छोटे सैंपल्स होंगे आपके और टी टेबल के यूज से हम ये सब इन्फ्रेंस करेंगे। आप कोई बात नहीं अभी शब्दों पढ़ने जाए, देखने में शब्द आपके लिए नए हैं, जब आप करने लगेंगे तो फिर मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है, ये 6 मार्क्स का यूनिट है। इसमें इंडेक्स नंबर्स और टाइम बेस्ड डाटा की बात करेंगे। इसमें आपके सिलेबस में है सबसे पहले टाइम सीरीज, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा सीरीज क्रोनोलॉजिकल डाटा के बेस पर। फिर उसके बाद आपके पास है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, मींस सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। फिर होगा टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट डेटा, इस पर भी आप करेंगे। इसमें फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड एस्टिमेटिंग द वैल्यू आपके सिलेबस में है। सेकुलर ट्रेंड में द टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू वेरिएबल टू इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका सिलेबस है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, जिसमें आप एवरेज मेथड, हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है। आपको ये सिलेबस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप दूसरे बुक से भी जब आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप फोकस रहे इन्हीं क्वेश्चंस पर, इसी सिलेबस पर, ताकि इधर भटके ना। अब यूनिट नंबर 7 जो है वो 15 मार्क का है। ये आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, जिसमें आप परपिचुइटी की बात करेंगे और सिंकिंग फंड्स की बात करेंगे। ये क्या है? ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं सिंकिंग फंड्स के, एडवांटेजेस, सिंकिंग फंड वर्सेस सेविंग अकाउंट। अब ये होता क्या है, ये हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे और वीडियोस में। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, ईएमआई तो सब जानते हैं ना, मोबाइल लेते रहते हैं। फिर फ्लैट रेट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ईएमआई ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, ये सब। फिर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके सिलेबस में। फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मींस इसकी कैलकुलेशंस, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब आपके सिलेबस में है। अब यूनिट नंबर 8 जो है, ये 8 मार्क्स का, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। देखिए ये सारे आपने अब तक 10th में नहीं पढ़े हैं, पर 11th में आपको इंट्रोड्यूस तो हो ही चुके हैं ना। इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी होती है जो लीनियर प्रोग्रामिंग में काम आती है। आपका सारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सब मैथमेटिकल लैंग्वेज को ही समझने की कोशिश करता है, समझता है, तो इसलिए ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर फ्रेमिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये आपके सिलेबस में है। अब आप समझ लीजिए, सेट द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। फिर उसको एक्सप्रेस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, उनको इक्वेशन में एक्सप्रेस करना। ग्राफिकल मेथड भी आपके सिलेबस में है, जिसमें आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स 2 वेरिएबल्स की। इसमें कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी एंड आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड है। डिटेल में फिर हम जब चैप्टर्स की बात करेंगे तब आएंगे। फिजिबल और इनफिजिबल रीजन्स हैं आपके सिलेबस में, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन, फंडिंग सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकल मेथड, ये सब आपके कोर्स में है। मुझे लगता है कि आप इसकी एक बार नज़र मार लें, फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे आखिर पढ़ें कैसे, राइट। थैंक यू वेरी मच।